Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our online lecture series on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. So students, this is going to be our last class on induction machines. So far we have been able to discuss in three-phase induction machines in quite a lot of detail, alhamdulillah. Almost all the major topics have been considered और हम उन्हें कवर भी कर चुके हैं. कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको सीईपी के अंदर डिस्कस करने को कहे हैं. ठीक है, वो यू हैव टू डू दैट इन योर सीईपी. मैं उनका कुछ आइडिया आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको उसका कुछ अंडरस्टैंडिंग हो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग योर सीईपी. तो बेसिकली आपको स्टार्टर सर्किट्स करने को कहा गया था कि इंडक्शन मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, कौन सी स्टार्टर सर्किट्स हमें चाहिए होते हैं, एंड अबाउट द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन्स. वो क्या हमारे पास मेथड्स हैं जिनके जरिए से हम स्पीड को वेरी कर सकें इंडक्शन मशीन्स में. ठीक है जी, स्पीड कंट्रोल तो आपने खुद देखना है कम्प्लीटली. मैं आपको यहाँ पे स्टार्टर सर्किट का एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ. So three-phase induction motors are generally self-starting. ठीक है, आप उन्हें डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अनलाइक द सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स. थ्री फेज मोटर्स को आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आप उसे ऐसे भी चाहते हैं कि अवॉइड करें. फॉर इंस्टेंस अगर आप एक रीजन देखना चाहें उसका, तो वो ये है कि जब आप हाई हॉर्स पावर की मशीन में जाते हैं, जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, वो स्टार्टिंग करंट जब आप ड्रॉ करते हैं अपने पावर सिस्टम में, देयर इज अ डिप. ठीक है, आपने शायद घरों में भी यूज किया होगा कि जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं, जो पानी ऊपर चढ़ाने वाली मशीन होती है, तो आपके पास अचानक थोड़ी बिजली कम होती है. ठीक है, एक देयर इज अ डिप इन पावर सिस्टम. वो इतनी हैवी मशीन नहीं है, लेकिन आप हाई हॉर्स पावर की मशीन में बात करते हैं तो ये डिप बहुत ज्यादा हो सकता है. तो देयर यू मे नॉट प्रेफर यूजिंग इट डायरेक्टली, तो वहां पे आपको स्टार्टर सर्किट्स की जरूरत पड़ सकती है. यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास जितनी सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर थी. सिंक्रोनस मोटर्स में हमें काफी जरूरत होती है स्टार्टर सर्किट्स की. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें इंडक्शन मशीन में, फॉर इंस्टेंस अगर हम वाउंड रोटर मशीन की बात करें, तो देयर वी कैन सिंपली इंश्योर दैट दिस करंट बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेस इन योर रोटर डिजाइन, रोटर सर्किट के अंदर. ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका एडवांटेज क्या था हमारे पास. एक तो हमारे पास जो स्टार्टिंग टॉर्क था वो इंक्रीज हो गया था, और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो स्टार्टिंग करंट है वो हमारे पास कम हो चुका है, बट रिमेंबर एट द कॉस्ट ऑफ लोअर एफिशिएंसी. और अगर हम एस्टिमेट करना हो रोटर करंट स्टार्टिंग कंडीशन में कितना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, जो केज मोटर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कोड लेटर होते हैं ऑन देयर नेम प्लेट्स. ठीक है, अगर हम केज मोटर्स की बात करते हैं, तो वो कोड जो होता है इट एक्चुअली सेट लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट. यानी कोड देख के आप बता सकते हैं कि आप इससे कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट दैट द मोटर कैन ड्रॉ एट योर स्टार्टिंग कंडीशन. और ये इन टर्म्स ऑफ करंट नहीं प्रोवाइडेड होता है, बल्कि इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अपेरेंट पावर गिवन होता है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हॉर्स पावर रेटिंग. यानी यू हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग अपेरेंट पावर कितनी होगी पर हॉर्स पावर, और अगर ये आपको मालूम है तो आप उससे स्टार्टिंग करंट भी निकाल सकते हैं. देखते हैं किस तरीके से. So student, this is the table which contains the details of these letters. और इन लेटर्स के जरिए से बेसिकली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द केवीए वैल्यूज पर हॉर्स पावर. ठीक है, स्टार्टिंग केवीए वैल्यूज पर हॉर्स पावर. और once you have these values you can then find out the value of the actual value of your starting rated power. ठीक है, apparent power की बात कर रहा हूँ, और वहां से आप फिर करंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, इस टेबल को रीड करना होगा और उससे हमें हमारे पास apparent power मिल जाएगी. सो रेटेड हॉर्स पावर जो हमें गिवन होगी मशीन की, और कोड लेटर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं कि हमारे पास सी है, तो जो इसका मैक्सिमम हमें मिल रही है केवी पर हॉर्स पावर दैट विल बी 4. तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओवरऑल हमारे पास मशीन की रेटिंग है. ठीक है, वंस वी हैव दिस अपेरेंट पावर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर लाइन करंट एज वेल. ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टार्टिंग करंट मिल जाएगा विच इज गिवन बाय एस स्टार्ट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू वी टी. ठीक है जी, चलिए लेट्स हैव एन एग्जांपल, लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल, वहां से मजीद क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास एक मशीन है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग करंट ऑफ दिस मशीन. दिस इज अ 15 हॉर्स पावर 208 वोल्ट कोड लेटर एफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, सबसे पहले मुझे मालूम है कोड लेटर एफ है, तो मैं कोड लेटर एफ में आऊंगा. तो जो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है दैट इज 5.60. ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे गिवन है कि मैक्सिमम केवीए पर हॉर्स पावर इज 5.6.
दिस इज नॉट द अपेरेंट पावर। अगर मुझे अपेरेंट पावर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट हॉर्स पावर एंड हॉर्स पावर कैंसिल आउट ईच अदर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी योर मैक्सिमम स्टार्टिंग केवीए, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 84 केवीए। And once you have this value of apparent power, you can find out the value of starting current as well using the relationship which we discussed on the previous slide. ठीक है, तमाम पैरामीटर्स गिवन है, पुट इन कीजिए एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ योर स्टार्टिंग करंट। हैव अ लुक, 15 हॉर्स पावर की मशीन है, दिस इज ड्राइंग अ करंट ऑफ 233 एम्पियर, दिस इज टू मच। ठीक है, सो हमारे पास इसको हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है एंड वी कैन एक्चुअली रिड्यूस दिस स्टार्टिंग करंट। बट रिमेंबर कि ये आपके पास होगा क्या अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने जाने वाला है। ठीक है, इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड इफ यू decrease the starting current, the torque is also going to be affected. So one possibility of reducing this current is by inserting extra resistances or inductances into the power line. ठीक है, बट ये आपके पास ज्यादा कॉमनली अब यूज होता नहीं है, पहले काफी यूज होता था, अब नहीं होता, क्योंकि इसमें आपके पास जो लॉसेज हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल आप रेजिस्टेंसेज और इंडक्टेंसेस को इंक्लूड करें अपनी पावर लाइन के अंदर। ठीक है, होगा क्या, क्योंकि बेसिकली आप करने क्या जा रहे हैं कि जब रेजिस्टेंसेज आप और रिएक्टेंसेस को इंक्लूड करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू लिमिट हो जाएगी, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास पावर लॉसेस अलग से बढ़ जाएंगे। ओके, ऑल्टरनेट अप्रोच क्या है हमारे पास कि हम मोटर के टर्मिनल वोल्टेज को क्या करें, वेरी करें, यानी हम टर्मिनल वोल्टेज कम होगा तो मेरे पास करंट कम होगा, सो आई कैन वेरी द टर्मिनल वोल्टेज बाय फॉर इंस्टेंस यूजिंग एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, टू स्टेप इट डाउन एट द स्टार्ट। ठीक है, उसके लिए सर्किट आपको फॉर इंस्टेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस क्या होती है, इसको जरा यहाँ देखें, स्टार्टिंग सीक्वेंस देखें कि हम इनिशियली हम चाहते हैं कि हमारे पास लोअर टर्मिनल वोल्टेज मिले, तो हम क्या करते हैं कि एट स्टार्ट हम कॉन्टेक्ट जो क्लोज है हमारे पास, कॉन्टेक्ट 1 एंड 3, इनको हम शट कर देते हैं, क्लोज हो जाते हैं, यानी दीज आर कनेक्टेड। तो आपके पास जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट है दैट गेट्स कनेक्टेड, और आपके पास होता क्या है कि यू गेट लोअर टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द मोटर टर्मिनल्स। तो इन टर्मिनल्स के पास जो आपके पास वोल्टेज आ रहा है वो अब कम आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जैसे आपके पास ये नॉर्मल स्पीड की आपके पास मोटर स्पीड अप होती है और आपके पास जो है क्या कहते हैं इट इज नियरली अप टू द स्पीड, उस इंस्टेंट पे क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास कॉन्टेक्ट 1 और 3 है इनको हम ओपन कर देते हैं और कॉन्टेक्ट 2 जो है इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या होता है कि अब ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिस्कनेक्टेड हो गया और लाइंस आर कनेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, तो मोटर के जो टर्मिनल्स हैं उन्हें यहाँ पे कंप्लीट लाइन वोल्टेज मिल रहा होता है। ठीक है, तो कंसिक्वेंटली अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास हायर वोल्टेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरू में कम थे आपके पास, क्योंकि जब आपके पास टर्मिनल वोल्टेज कम था तो आपके पास जो करंट था स्टार्टिंग करंट वो भी कम हो गया था। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो यूज होते हैं जो आपने कंसिडर करने हैं इन योर सीईपी बाय द वे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का जरूर ख्याल रखिएगा, आपको पता होना चाहिए जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि जब आप यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को कम करते हैं तो आपके पास इफेक्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग करंट तो आपका रिड्यूस हो जाता है एंड इट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज। यानी अगर आपने टर्मिनल वोल्टेज को 10% कम किया तो जो आपके पास करंट है वो भी 10% कम हो गया। बट रिमेंबर देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। पिछले लेक्चर्स में हमने कई बार पढ़ा था कि टॉर्क जो इंड्यूस्ड टॉर्क दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टी एच स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप टर्मिनल वोल्टेज को आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। Therefore, we say that only a certain amount of current reduction can be done if the motor is to start with a shaft load attached. क्योंकि अदरवाइज आपके पास अगर आपने ज्यादा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज को कम कर दिया तो स्टार्टिंग टॉर्क हो सकता है आपका इतना कम हो जाए कि आपके पास इनफैक्ट जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कनेक्टेड यानी कि लोड शाफ्ट से भी कम हो जाए एंड इन दैट केस द मोटर वॉन्ट स्टार्ट। इस चीज का यहाँ पे आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो बकिया मेथड्स है वो आपने देखने, आई होप इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक 3 फेज इंडक्शन मशीन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स आर सिमिलर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। देयर आर सम पैरामीटर्स व्हिच आर डिफरेंट, कुछ फैक्ट्स डिफरेंट हैं जो आपको पता होने जरूरी है। सो आई थिंक इट इज वर्थ इट कि हम एसी मशीन्स को खत्म करने से पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का एक इंट्रोडक्शन देख लें। लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स।
तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। अगर आप देखें तो रोटर इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम जैसे कि हमने एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखा था। सो इट्स स्क्विरल केज रोटर, और आपको ये नजर आ रही हैं जो सर्कल्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द बार्स, जो एक रोटर बार्स यानी कि रोटर कंडक्टर्स जो आपको नजर आते हैं स्क्विरल केज रोटर के अंदर। एज फार एज द स्टेटर इज कंसर्न, तो स्टेटर आपके पास यहाँ पे इट हैज सिंगल फेज वाइंडिंग, बट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है, जैसे कि 3 फेज में होती थी। बट द डिफरेंस हियर इज दिस के आपके पास जो वाइंडिंग है वो सिंगल फेज है, इट्स नॉट 3 फेज। एंड द इफेक्ट ऑफ दैट इज कि आपके पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट विल नॉट बी रोटेटिंग। 3 फेज में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वाज रोटेटिंग इन नेचर, ठीक है, हेयर इट इज नॉट रोटेटिंग इन नेचर। कंसिक्वेंटली इशू क्या होगा कि आपके पास, क्योंकि 3 फेज में होता क्या था, आपके पास देखिए, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी स्टेटर की, और फिर क्या होता था, रोटर में एक वोल्टेज इंड्यूस होता था जिसकी वजह से करंट फ्लो करता था, और रोटर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी जिसको हमने बी आर कहा था। और बी एस को चेज करने की कोशिश करता था, क्योंकि बी एस कंटिन्यूसली आपके पास रोटेट हो रहा होता था, एंड बी आर कभी उसे चेज नहीं कर पाता था। तो होता क्या था कि एक आपके पास एक स्टार्टिंग, इनिशियली बाय डिफॉल्ट इट वाज स्टार्टिंग इन नेचर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में डिलेमा ये है, जो प्रॉब्लम ये है कि इट हैज नो स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। सो अगर आप स्टार्टिंग कंडीशन में देखते हैं, शुरू में अगर आप मिसाल के तौर, अब रिमेंबर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वी हैव जस्ट वन स्टेटर वाइंडिंग एंड वन रोटर वाइंडिंग, आगे देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से ओवरकम करते हैं। होता क्या है इसमें, जो आपके पास जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आपके पास रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है, दे आर लाइंड अप विद द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी दोनों, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। तो अफेक्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं ये बी आर है और ये बी एस है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, यू कैन सी इट इज 180 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इट इज आउट ऑफ द पेज, हियर इट इज इनटू द पेज, दिस इज आउट ऑफ द पेज, हियर इट इज इनटू द पेज। अब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क विल बी जीरो। वाई, क्योंकि मैथमेटिकली ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि इट इज बी आर क्रॉस बी एस, एंड क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपके पास कि इट हैज, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, इट हैज साइन ऑफ angle between these two, and if the angle is 180 degree, you see that the induced torque is जीरो। सो देयरफॉर होता क्या है कि स्टार्टिंग कंडीशन में आपकी जो मोटर होती है वो एक्चुअली इट इज नॉट रोटेटिंग, इट जस्ट बजेज, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एक आवाज आ रही होगी, उसके अंदर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें आपको फील होगा कि इट इज जस्ट वाइब्रेटिंग, लेकिन अपनी जगह पे रुकी हुई है, इट्स नॉट मूविंग, ठीक है। इसकी वजह ये है कि इंड्यूस टॉर्क वहां पे आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो जीरो है, ठीक है। लेकिन एक दफा अगर फॉर इंस्टेंस आप रोटर को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो टॉर्क है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये हमें देखना है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। उसके लिए एक हमारे पास एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, जिसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं, इसे डिटेल टॉपिक, चूंकि हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इतना डिटेल हम नहीं देख सकेंगे, बट जस्ट लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को देखने से पहले अगर हम देखें एक सिंगल फेज मशीन के अंदर स्टेटर में हम जो एक करंट पास करेंगे, so this current is going to be something like this, okay, okay। so अब यहाँ पे अगर if you have a look, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास करंट is maximum, this is your current, ठीक है, so this is your current और this is your time axis। अब at this point you see the current is maximum, here it is minimum, और अगेन फिर ये नेगेटिव हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि करंट पहले जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपके पास, फ्रॉम जीरो, और फिर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, और उसके बाद दोबारा जीरो पे जाता है, फिर नेगेटिव, एंड दोबारा जीरो की तरफ बढ़ता है। तो चूंकि हमारे पास आई इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो अगर हम फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड है फाई, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ रही होगी। तो इनिशियली अगर मैं ऐसे कहूँ तो हमारे पास फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है इनिशियली जीरो है, ठीक है, एट दिस पॉइंट व्हेन करंट इज जीरो। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो क्या हो रहा है, आपके पास ये फ्लक्स बढ़ता जा रहा है और फिर दोबारा मजीद बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट पे आने के बाद आपके पास ये
मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, दोबारा जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, फॉर इंस्टेंस इस टॉप पोजीशन से, मैक्सिमम पोजीशन से दोबारा जीरो की तरफ आते हैं, तो अगेन आपके पास क्या हो रहा है, फ्लक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो अब ये जो डिक्रीज हो रहा है, इसको फॉर इंस्टेंस एक मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। सो इट अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और फाइनली जीरो पे पहुंचता है, और उसके बाद ये मजीद कम होता है, मजीद कम होता है, और एक नेगेटिव मैक्सिमम के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आप देख, और ये फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली रोटेट रिपीट होती जाती है साइकिल। अगेन नेगेटिव मैक्सिमम के बाद अगेन इट रिपीट्स और जीरो की तरफ बढ़ता है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो आपके पास हो क्या रहा है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है, बट इट इज पल्सेटिंग। तो अब जो हमारे पास कंसेप्ट है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का, वो हमसे क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगेन ये बुक के अंदर बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, इट बेसिकली states that a stationary pulsating magnetic field can be resolved into two rotating magnetic fields, each of equal magnitude but rotating in opposite direction, ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है, अब ये चीज आपको यहाँ दिखाई जा रही है, ये एक कंसेप्ट है कि हमारे पास जो बी एस है, फॉर इंस्टेंस इसको किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एस वेक्टर सम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिटली रोटेटिंग और रिवॉल्विंग फील्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है। तो आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बी एस को देख सकते हैं, बी एस की वैल्यू ये जीरो है या आपके पास इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। सो आप बी एस देख सकते हैं, यहाँ बी एस मिनिमम है यानी नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं इट इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ द टू रिवॉल्विंग फील्ड्स, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को हमने आगे चल के यूज करना है। ओके स्टूडेंट, सो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को डिस्कस करते हैं मजीद। यहाँ पे एक बात करते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव अ सिंगल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक कॉइल है और आपके पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो होगा क्या आपके पास कि दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये हमें मालूम है कि इट इज फ्लक्चुएटिंग, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगेन ये मैंने एक वीडियो से रेफरेंस लिया है, जो कि सेम चैनल से, जिसको मैं रिकमेंड करता रहा हूँ बार बार, लर्न इंजीनियरिंग, और इसकी वीडियो का रेफरेंस भी मैंने आपको मटेरियल साइटेशन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। सो इट विल बी कंटिन्यूसली रोटेटिंग, सो इट विल बी चेंजिंग पोल्स फ्रॉम साउथ नॉर्थ साउथ टू साउथ नॉर्थ, इस तरीके से आपके पास ये रोटेट हो रही होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है आपके पास कि आपके पास इन रोटर बार में आपके पास एक करंट फ्लो करना शुरू करता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है इन कंडक्टर्स में, और उसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है, और वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से आपके पास करंट फ्लो करता है इन रोटर बार्स में, क्योंकि दीज आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करता है तो आपके पास क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ये प्रिंसिपल हम देख चुके हैं। और होता है क्या है कि रोटर स्टार्ट्स टू रोटेट। अच्छा जी, ये तब तक जब हमारे पास एक सिंगल रोटेटिंग फील्ड थी। अब हमारे पास कंसेप्ट ये है कि नाउ वी हैव टू रोटेटिंग फील्ड, ठीक है। हियर वी हैव टू रोटेटिंग बट अपोजिटली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो होगा क्या कि इनकी वजह से जो टॉर्क प्रोडक्शन होगी वो भी आपके पास इक्वल होगी एंड अपोजिट होगी। तो होगा क्या कि ये जो दो फोर्सेस हैं आपके पास, दीज विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। विच मीन्स कि आपके पास जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होने जा रहा है, दैट नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो होता है क्या है कि आपके पास दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड ओवरऑल देयर इज नो टॉर्क प्रोडक्शन। थोड़ी देर के लिए आपके पास फॉर फ्यू सेकंड्स होता है एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और दूसरी इंस्टेंट में आपके पास वही टॉर्क कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही जिसको हमने कहा था ना कि इट बजेज, ठीक है। मोटर में आवाज आ रही होती, कोशिश कर रही होती है, इट यू फील कि इट इज सॉर्ट ऑफ वाइब्रेटिंग, बट आपके पास रोटेशन नहीं हो रही होती। अब हम क्या करें, हाउ टू ओवरकम दैट। अगर हम किसी तरीके से फॉर इंस्टेंस इनमें से किसी एक फोर्स को बढ़ा दें, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक फोर्स हमारे पास जो लग रही है वो बढ़ जाए, फॉर इंस्टेंस एक टॉर्क का कंपोनेंट आपके पास बढ़ जाए, तो आपके पास मोटर उस डायरेक्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, तो आप देखेंगे कि काउंटर क्लॉकवाइज के अंदर दिस रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग। एंड नाउ ये हम अचीव किस तरीके से करें, इसके लिए बेसिकली करते हैं क्या है कि हमारे पास
स्टार्टर सर्किट्स यूज होते हैं, ठीक है। और पहली चीज तो ये कि आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स के अंदर आपके पास एक सिंगल वाइंडिंग नहीं होती, बल्कि इनफैक्ट द मेन आपके पास दो वाइंडिंग के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द मेन वाइंडिंग एंड द अदर इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या इंश्योर करता है कि आपके पास बेसिकली एक आपके पास जो फोर्स है या एक टॉर्क का कंपोनेंट है वो ज्यादा हो जाए, वो ओवरकम कर जाए दूसरे से, सो दैट यू कैन समहाउ एक्चुअली मेक योर जो रोटर है उसको आप एक्चुअली रोटेट करा सकें। किस तरीके से आगे चल के देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा वैसे लेंदी होने जाएगा क्योंकि हम एक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का, और इंशाल्लाह फिर वी शैल हैव 3 वीक्स जिसमें वी शैल बी डिस्कसिंग डीसी मशीन्स। ओके, सो बेसिकली हमने यही अभी तक डिस्कस किया है कि आपके पास जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं दीज आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, आप इनको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दैट इज 0, ठीक है। तो हम करते क्या है, देयर आर वेरियस टेक्निक्स कि आप इनको स्टार्ट कर सकें, ठीक है, यूजिंग द सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उनमें से जो बेसिक आपके पास या मेजर आपके पास टेक्निक्स हैं वो आपके पास यहाँ पे शेयर की गई हैं। वन इज कॉल्ड द स्प्लिट फेज वाइंडिंग, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि स्प्लिट फेज वाइंडिंग क्या होती है। और दूसरी जो टाइप है विच इज मोस्ट कॉमन इज द कैपेसिटर टाइप वाइंडिंग, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप अपने घरों के अंदर जितनी मशीन्स देखते हैं, ठीक है, जो सीलिंग फैन है फॉर इंस्टेंस, या जो आपका सक्शन पंप है जो आपके घरों में पानी सर्व करते हैं, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली अ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। तो वहां पे यू हैव अ कैपेसिटर जो आए दिन खराब हो रहा होता है आपकी सीलिंग का, ठीक है। तो क्यों यूज करना पड़ता है और क्या फायदा होता है उसका आज हम इसको देखने जा रहे हैं। और इन कैपेसिटर टाइप के अंदर भी मजीद कुछ टाइप्स हैं जिनको हम देखेंगे। बेसिकली इन तीनों जो आपके पास टेक्निक्स हैं इनके अंदर इनका इनका मेन काम क्या है या इनका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि इन टेक्निक्स में these are actually methods of making one of the two revolving magnetic fields in the motor stronger than the other, ठीक है। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी उनमें से किसी एक को अगर आप स्ट्रॉन्गर कर देंगे तो होगा क्या कि फोर्स का जो एक कंपोनेंट है वो ज्यादा हो जाएगा और दूसरा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल मेक श्योर कि द मोटर हैज एन इनिशियल नज इन वन डायरेक्शन और द अदर, सो इट्स ईदर क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से करते हैं इसको अभी हम देखने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज बाय यूजिंग स्प्लिट फेज वाइंडिंग। स्प्लिट फेज वाइंडिंग में हमारे पास क्या है, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट कि हमारे पास जो वाइंडिंग होती है स्टेटर वाइंडिंग, इट इज एक्चुअली स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक हमारे पास होती है मेन वाइंडिंग जो आपको यहाँ नजर आ रही है, और दूसरी आपके पास है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, and these two are actually 90 degree apart in space, and this is not the phase difference between the two winding, यानी कि IM और IA के दरमियान ये कोई एंगल नहीं है, this is just the 90 degrees in space। फेज डिफरेंस क्या है इनका अभी हम देखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन IM एंड IA उसको भी हम अभी कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, अब जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज डिजाइन टू हैव अ हायर रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशो, यानी कि इसकी जो रिएक्टेंस होती है वो बेसिकली आप बहुत कम रखते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है इस रेशो को कम करना है। किस रेशो को? रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस रेशो को। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप रिएक्टेंस कम कर दें, यूं समझ लें इस आर की जो वैल्यू है, इस आर की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्स ए, ठीक है। देन द मेन वाइंडिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो करंट होगा आई ए, क्योंकि आप देखिए मेन करंट दो करंट में डिवाइड हो रहा है, वन इज आई एम एंड द अदर इज आई ए। तो इसमें ये जो करंट होगा आई ए, चूंकि यहाँ पे आर ए इज डोमिनेंट देन एक्स ए, तो इट विल बी प्रीटी क्लोज टू लाइक फॉर अ रेजिस्टर, यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे चूंकि आपके पास जो आपके पास ये इफेक्ट है इतना डोमिनेंट नहीं है, यानी कि आर एम की वैल्यू एक्स एम से काफी इनफैक्ट आर एम की वैल्यू एक्स एम से काफी कम है, इस वजह से यहाँ पे इट्स बेसिकली मोर इंडक्टिव इन नेचर। देयरफॉर यहाँ पे जो आपके पास एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज एंड आई एम, दैट विल बी प्रीटी क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है, जिसको अभी हम यहाँ अभी देखने जा रहे हैं। तो हमने किया क्या है कि मेन करंट को हमने डिवाइड कर दिया है इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर
current which is flowing into the main winding, and the other is the part which is flowing into the auxiliary winding. तो अब आपके पास यहाँ देखें, ये एक फेजर डायग्राम आपको दिखाई गई है. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल है बिटवीन आई ए एंड वी, दिस इज प्रीटी स्मॉल. वेयर इज जो एंगल है आपके पास बिटवीन आई एम एंड वी, दिस इज क्लोज टू 90 डिग्री, और इट इज कंसिडरेबली लार्ज एज कंपेयर टू द एंगल बिटवीन वी एंड आई ए. ठीक है. अब हम करते क्या है कि किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि वी यूज अ स्मॉलर वायर फॉर द ऑक्सिलरी वाइंडिंग. ठीक है. विच इंश्योर्स कि आपके पास जो आर ए है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स ए. ठीक है. और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. स्मॉलर वायर हमने यूज किया हुआ है क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, रिमेंबर इट इज कनेक्टेड वाया सेंट्रीफ्यूगल स्विच. तो होता क्या है कि दिस इज ओनली यूज्ड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन. एक दफा मोटर स्टार्ट हो गई उसके बाद ये स्विच ऑन हो जाता है, सॉरी ऑफ हो जाता है, और उसके बाद होता है क्या है कि दिस गेट्स डिस्कनेक्टेड. सो इट इज ओनली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टार्ट. therefore हम we can still we can work if this wiring is very small. ठीक है. चलिए अब इसके बाद मजीद क्या होता है उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं. तो अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि आई ए वॉज एक्चुअली लीडिंग आई एम, क्योंकि आई ए जो आपके पास मेन वाइंडिंग है इट इज मोर इंडक्टिव एज कंपेयर टू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग. देयरफॉर आई ए इज लीडिंग आई एम, एंड आई इफ आई ए लीड्स आई एम देन बी ए विल बी पीकिंग फर्स्ट बिफोर द मेन मैग्नेटिक फील्ड बी एम. अब आपके पास हुआ क्या है कि बेसिकली दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई. एक आपके पास कहाँ पर है, एक आपके पास है मेन वाइंडिंग और दूसरी है आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग. ठीक है. और हो क्या रहा है, उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है. अब हो क्या रहा है, चूंकि बी ए पहले पीक कर रही है और फिर बी एम और है, तो यहाँ पे जो आपके पास होगा क्या, एक रोटेशन होने जा रही है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही होगी, और thus आपके पास मोटर स्टार्ट हो जाएगी. मोटर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है. ओके. द ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेक्स वन ऑफ द अपोजिटली रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड. देखिए हमने यही बात की थी कि जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड थी उसके दो पार्ट्स हैं. ठीक है. हमने बाय डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हमने वहां पे कहा था कि वो उसके दो पार्ट्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है. अब हुआ क्या कि आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग की वजह से उनका जो एक कंपोनेंट है वो डोमिनेट कर गया. यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट कर गया, जो बेसिकली आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता था. ठीक है. सो इट डोमिनेट्स द अदर. ठीक है. इट मेक्स वन ऑफ द अपोजिटली रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड लार्जर देन द अदर वन एंड प्रोवाइड्स अ नेट स्टार्टिंग टॉर्क फॉर द मोटर, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इन दिस टॉर्क स्पीड कर्व. सो यू सी इनिशियली आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है इफ यू डू नॉट यूज एनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग. लेकिन अगर आप मेन प्लस स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, वो यूज करते हैं, तो आपके पास इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम अप टू 70-80% जब आप स्पीड तक पहुंच जाते हैं तो होता है क्या है कि आपके पास इट डिस्कनेक्ट्स, और फिर उसके बाद आपके पास इट्स जस्ट द मेन वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड. अब ये जो डायरेक्शन है आपके पास रोटेशन की, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग वेदर इट इज 90 डिग्री अहेड, ठीक है, इन स्पेस, और 90 डिग्री बिहाइंड द एंगल ऑफ द मेन वाइंडिंग. रिमेंबर दिस इज द स्पेस एंगल, इट इज नॉट द फेज एंगल. ठीक है. यानी स्पेस में उनके दरमियान कितना एंगल है. तो बड़ा आसान काम है कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि जो कनेक्शन है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के उसको आप स्विच कर दीजिए और मेन वाइंडिंग को अनचेंज रहने दें. तो सिंपली क्या होगा, जो आपके पास रोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ स्प्लिट फेज वाइंडिंग वर्क्स. अच्छा जी, अगर आप इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये वहां पे यूज होते हैं जहां पे आपको रिलेटिवली लो टू मॉडरेट टॉर्क्स की जरूरत होती है. फॉर इंस्टेंस ब्लोअर्स के अंदर बात करते हैं, छोटे फैंस के अंदर बात करते हैं जहां आपको इतनी ज्यादा टॉर्क की जरूरत नहीं होती. ठीक है. बिकॉज दे हैव मॉडरेट टॉर्क और लो टॉर्क, और स्टार्टिंग करंट भी इनका काफी लो होता है. अगर हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है देन वी हैव टू यूज कैपेसिटर टाइप मॉडल. ठीक है. और कैपेसिटर टाइप टेक्निक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपके सामने बात रखी थी कि अगर हमें हाईएस्ट टॉर्क की जरूरत है, यानी हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, तो फिर हमें स्प्लिट फेज मोटर से हमारा काम नहीं चलने वाला. तो देयर वी हैव टू यूज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स. और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स में होता क्या है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पर भी आपके पास होती है,
लेकिन इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ आप क्या करते हैं, एक कैपेसिटर प्लेस कर देते हैं। जब आप कैपेसिटर प्लेस कर देते हैं बेसिकली इन दो वाइंडिंग्स के दरमियान, जो कि 90 डिग्री स्पेस में भी अपार्ट है, तो होता क्या है कि आपके पास कि जो फेज एंगल है ऑफ द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग कैन बी मेड टू लीड द करंट इन द मेन वाइंडिंग बाय 90 डिग्री। हम ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो करंट है वो बेसिकली मेन वाइंडिंग में जो करंट है उसको लीड करना शुरू कर दे बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बेसिकली कर्व ये जो दिखाया है फेजर डायग्राम, इसमें इनके दरमियान जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। और ये कैसे होता है, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैपेसिटर। अगर आपने ये इंश्योर कर लिया तो अब आपके पास यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है इनके दरमियान वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले आपने देखा था बहुत कम था, 30 डिग्री का था, अब आपके पास देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, चलिए उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, चूंकि ये जो दो वाइंडिंग है हमारे पास वो फिजिकली भी 90 डिग्री अपार्ट है। ठीक है, यानी अगर आप मशीन में देखेंगे तो स्टेटर पे इनके दरमियान जो मैकेनिकल डिग्रीज हैं, और अगर दो पोल की मशीन है तो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज भी वही होंगी, देयर इज अ 90 डिग्री सेपरेशन। अब अगर चूंकि हमने कैपेसिटर यूज कर लिया एंड वी हैव नाउ इंश्योर्ड दैट द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, this will actually result in the production of a single uniform rotating stator magnetic field, and the motor will now be behaving like a just like a three phase induction motor। तो आपके पास एक by default rotating stator magnetic field यहाँ पे बन चुकी है because of the insertion of this capacitor along with your auxiliary winding। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इन मशीन्स का वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आपके पास आपने यू हैव यूज्ड अ कैपेसिटर, तो आपके पास हो क्या गया है कि कैपेसिटर इनिशियली प्रोवाइड करने जब आपने यूज किया है तो आपके पास एक तो स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास काफी ज्यादा मिल गया है। तो जहां पे आपको फॉर इंस्टेंस ज्यादा टॉर्क की जरूरत है स्टार्टिंग की, जैसे कि अगर आप एयर कंडीशंस के अंदर देखते हैं, कंप्रेसर के अंदर देखते हैं, पंप्स के अंदर, तो वहां पे आपके पास जो एक कैपेसिटर स्टार्ट मशीन्स हैं वो आपको ज्यादा सूट करती हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर स्टार्ट टाइप में हमारे पास कौन कौन सी मजीद टाइप्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, एक ब्रीफ रिव्यू देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, नाउ जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कैपेसिटर की इंसर्शन की वजह से इनटू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग वी वर एबल टू हैव अ स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, और हमें एक अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया था। तो अब हम कुछ मशीन्स के अंदर हम बाकायदा एक स्मॉल कैपेसिटर उसके अंदर परमानेंटली प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इनटू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसका एडवांटेज क्या होता है हमारे पास, एक एडवांटेज तो ये होता है कि यू डू नॉट नीड एनी सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सो बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनमें ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का मैकेनिज्म उसको कॉम्प्लेक्स बना सकता है, उसको कॉस्टली बना सकता है। आपके घरों के अंदर जितनी भी सीलिंग फैन है या जो पंप्स हैं, सक्शन पंप जो है, that actually lies into this category of single phase induction motors। ठीक है, सो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप होती है, कैपेसिटर उसके अंदर फिक्स होता है जैसे आप लोगों ने देखा हुआ होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है यहाँ पे, अब आपके पास चूंकि कैपेसिटर आप इंसर्ट कर चुके हैं तो यू हैव एक्चुअली अ यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक लोड। रिमेंबर दिस इज एट अ स्पेसिफिक लोड, हमने अकॉर्डिंगली लोड के मुताबिक डिजाइन किया हुआ होता है। ठीक है, अब अगर आपका लोड फिक्स है तो अब आपको कैपेसिटर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यू नो कि उसके लिए कितने स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। ठीक है, okay, so it will behave like a three phase induction motor and it will start easily like a three phase induction motor। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि it has a starting torque, but that starting torque is only because of the capacitor along with the auxiliary winding। if the capacitor is not working, आपने देखा होगा कि आपका जो फैन है वो स्टार्ट नहीं होता, आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होती, and you need to replace the capacitor। so this design is also called the permanent split capacitor or द कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। अच्छा, इसका जो डिजाइन है वो कंपैरेटिवली सिंपलर होता है, यही वजह है कि ये आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है एट टाइम्स। ठीक है, क्योंकि आपको किसी स्टार्टिंग स्विच की कोई जरूरत नहीं है, और आपने देखा होगा अपने घरों में भी फैंस में, पंप में कभी आपने कोई स्विच नहीं देखा होगा। ठीक है, ओके, जो ये हमारे पास मशीन्स होती हैं परमानेंट स्प्लिट टाइप मशीन्स जो होती हैं, इनमें आपके पास एट नॉर्मल कंडीशन में या एट नॉर्मल लोड्स दे आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि दे ऑफर हायर पावर फैक्टर एंड ऑफर मोर स्मूदर टॉर्क देन ऑर्डिनरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। बट इनका एक डिसएडवांटेज क्या है,
जो कि हम ओवरकम कर सकते हैं वैसे, वो डिसएडवांटेज ये है कि इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है? आपने देखा था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा था जब हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कैपेसिटर को यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको जो कैपेसिटर की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, वो काफ़ी लो होती है, ठीक है? वजह क्या है? क्योंकि आपने जो कैपेसिटर यूज़ करना है ना, स्टार्ट करने के लिए रिमेंबर अब वो आपके पास लोड के टाइम पे भी लगना है कि जब आपके पास नॉर्मल लोड है और आपके पास मोटर आपके पास फुल स्पीड के ऊपर मूव कर रही है, क्योंकि वो अब रिमूव नहीं हो सकता। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कैपेसिटर इस तरीके से हो, इट मस्ट बी साइज टू बैलेंस द करंट्स इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग एट नॉर्मल लोड कंडीशन। अगर ये बैलेंस नहीं है तो फिर आपके पास कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने स्टार्टिंग टॉर्क तो बड़ा अच्छा कर लिया लेकिन आपके पास करंट बैलेंस नहीं है, ठीक है? एंड रिमेंबर जो स्टार्टिंग करंट होता है वो आपके पास काफी ज्यादा होता है, ठीक है? स्टार्टिंग करंट इज मच ग्रेटर देन द नॉर्मल लोड करंट। सो अगर आप कैपेसिटर दैट बैलेंसेस द फेज अंडर नॉर्मल लोड्स लीव्स देम वेरी अनबैलेंस्ड अंडर स्टार्टिंग कंडीशन। तो इस वजह से आपको यहाँ पे इसका आसान तरीका क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है कि आप चूंकि अगर आपका लोड फिक्स है तो आपको मालूम होता है कि इसके कितने स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, अकॉर्डिंगली आप उतनी कैपेसिटर यूज करते हैं, उससे बड़े कैपेसिटर को आपने यूज नहीं करना है। अदरवाइज आपके पास जो बैलेंस है करंट्स का मेन ऑन एक्सिलरी वाइंडिंग में, वो आपके पास अफेक्ट होगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों एडवांटेजेस चाहिए, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत अच्छा हो और रनिंग कंडीशन में भी आपको एक अच्छा रिस्पांस मिले, ठीक है? जब जब आपके पास नॉर्मल लोड कनेक्टेड हो, तो इस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक की जगह दो कैपेसिटर यूज करते हैं। जो इंडस्ट्रीज में आपके पास हायर इंडक्शन मशीन है, हायर रेटिंग इंडक्शन मशीन है, तो वहाँ पे आपको सिंगल फेज जो है, वैसे ज्यादातर आपके पास थ्री फेज इंडक्शन मशीन ज्यादा कॉमन है इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर आपको सिंगल फेज की जरूरत है तो वहां पे आप कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास कि आपके पास दो कैपेसिटर होते हैं, एक नहीं होता है। तो वन इज कॉल्ड द रन कैपेसिटर एंड द अदर इज कॉल्ड द स्टार्ट कैपेसिटर। तो जो बड़ा कैपेसिटर होता है, लार्जेस्ट कैपेसिटर इज दिस स्टार्टिंग कैपेसिटर। फिनोमिना सेम वही है जो पहले था। अब आपके पास स्टार्ट में आप क्या करते हैं कि आप एक लार्ज वैल्यू ऑफ स्टार्टर कैपेसिटर यूज करते हैं विच इज इन पैरेलल विद द रन कैपेसिटर सी रन, और आपको मालूम है पैरेलल में ये एड अप कर जाते हैं, यू हैव ओवरऑल अ हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप ज्यादा कैपेसिटर की वैल्यू यूज करें फॉर इंस्टेंस, तो वहां पे आपके पास क्या होता है कि जो बैलेंस है दोनों करंट्स का, कौन से करंट्स का, जो आपके पास मेन वाइंडिंग में और ऑक्सिलरी में, वो अफेक्ट होता है, ठीक है? इस वजह से वहां पे आप इसको फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अगेन अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है? सो नॉर्मल कंडीशन में आपके पास सिर्फ सी रन इज कनेक्टेड, बट स्टार्ट में अगर आपको हायर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो यू कनेक्ट दिस स्टार्टिंग कैपेसिटर विद इट। ओके, जैसे मैंने आपसे बताया था कि जब मोटर आपके पास स्पीड अप कर जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपके पास ओपन हो जाएगा और जो स्टार्ट कैपेसिटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रिमेंबर, डिस्कनेक्ट होने से पहले अगर हम स्टार्ट में देखें तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? एंड इसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इस कैपेसिटर की वजह से जो इम्पिडेंस आ रही एक्स सी, उसकी वैल्यू कम आ रही होगी, बिकॉज एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। सो सी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी। एक्सी ज्यादा है तो आप ज्यादा स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मशीन को। ओके, तो जैसे ही आपके पास डिस्कनेक्ट होगा तो उसके बाद आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ दिस परमानेंट कैपेसिटर। आप देख सकते हैं इनिशियली आपके पास एक स्टार्टिंग टॉर्क मिला था जो कि पिछले केस से ज्यादा आपको मिला है, और उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपके पास इट्स जस्ट योर मेन वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड एंड दिस परमानेंट कैपेसिटर इज जस्ट लार्ज इनफ सो दैट कि जो बैलेंस है आपके पास वो आपके पास मेंटेन रहे, ताकि मोटर आपके पास अगेन ऑपरेट कर सके विद हाई टॉर्क एंड पावर फैक्टर अंडर नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में यू आर ऑपरेटिंग समवेयर विद स्लिप ऑफ लाइक 3 to 5 और 3 to 6%, ठीक है? तो जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, इट्स अराउंड 10 to 20% ऑफ द starting capacitor. So this was about capacitor start and capacitor run induction motors. सो अगर आपको ओवरऑल एक इनको रैंकिंग करनी हो इनकी बेस्ड ऑन देयर स्टार्टिंग एंड रनिंग करेक्टरिस्टिक्स इन मेथड्स की, तो आपके पास ये इस तरीके से हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। सो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर इज द बेस्ट, और उसके बाद फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, देन परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर, और उसके बाद स्प्लिट फेज मोटर आते हैं।
इसके अलावा एक और तरीका भी होता है विच इज कॉल्ड शेडेड पोल, बट वो आपके पास इतना कॉमनली यूज नहीं होता और दैट डज नॉट ऑफर अ वेरी गुड स्टार्टिंग टॉर्क। तो वो बुक के अंदर आपके पास कंसिडर हुआ है, मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया ड्यू टू लिमिटेड टाइम। Remember this is not a very detailed description of single phase induction motors. I understand that it is just a review कि आपको concepts पता हो। बाकी जो concepts हैं वो काफ़ी similar है as compared to the three phase machine। आप चूंकि three phase को हमने बहुत डिटेल में देखा है, तो single phase का आपको यहाँ पे एक रिव्यू प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी। So before I finish this lecture for today and this topic of induction machine and overall AC machines, I would like to tell you that speed control of single phase induction motor is also done using the same methods, similar methods like those for three phase induction motors. Three phase induction motor के जो methods हैं वो मैंने आपको दिए हैं in as part of your complex engineering problem, तो वहाँ पे वो आपने देखने हैं। तो सिमिलरली उसी टाइप के मेथड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर एक स्क्विरल केज मोटर की बात करते हैं तो आपके पास आप स्टेटर फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, ठीक है, आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हैं और आप चाहें तो टर्मिनल वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं। थ्री फेज मशीन में अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स एटसेट्रा, और मेथड्स भी हैं। और आप चाहें तो टर्मिनल वोल्टेज को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो बहुत कॉमनली यूज होता भी है। और टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करने के डिफरेंट तरीके हैं। यू कैन यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यू कैन ऐड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंसेज और इंडक्टेंसेज, और इसके अलावा आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके भी इसको बेसिकली वेरी कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को यूजिंग ट्राई एक्स फॉर इंस्टेंस, जो कि इट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हमने एक रिव्यू देखा है। रिमेंबर दिस इज नॉट अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू एज आई सेड, बट आई होप इसके बाद आपको थोड़ी चीजें समझ में आ गई हो। एटलीस्ट यू शुड नो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यू हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सर्किटरी इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इट इज स्टार्टिंग। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग सम अदर वीडियोज जिसके अंदर आपके पास आप मोटर को इनसाइड देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज डू हैव अ लुक एट दोज वीडियोज एज वेल ऑन LMS। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इंशाल्लाह आई सी यू इन आवर इंटरेक्टिव सेशन। अल्लाह हाफिज।